हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल टैक्स विदाउट टीयर्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जीएसटीआर 9 की डेडलाइन आने वाली है। 31 दिसंबर को जीएसटीआर 9 लास्ट डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 9 को कैसे फाइल करना है वो समझा रही हूं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे ट्रीट करना है, क्या उसके टेबल्स हैं, कैसे उसकी ट्रीटमेंट रहेगी और उसमें क्या क्या हमारे केस स्टडीज बन सकते हैं, वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां पे रेगुलरली मैं जीएसटी के ऊपर पोस्ट करती रहती हूँ। So दोस्तों, coming over to our today's topic once again, back to our topic on GSTR 9, ITC हार्ट एंड सोल है हमारे जीएसटी का। सही इनपुट लेना बहुत जरूरी है, गलत लोगे तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। आपने मेरी रीसेंट वीडियो भी देखी होगी कैसे रूल नंबर 86A में नोटिस आ रहे हैं, कैसे आपका आईटीसी विदहोल्ड किया जा सकता है, या फिर 36(4) रूल जब से आया है तब से हम कैसे मैचिंग कर रहे हैं 2A 2B की। तो इसीलिए आईटीसी का एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसकी सही डिटेल डालें, सही उसको कंसेप्चुअली फॉलो करें। तो आज मैं आपके साथ जीएसटीआर 9 में आईटीसी के एलिमेंट को अलोंग विद इट्स केस स्टडी डिस्कस करने वाली हूं। सो दोस्तों, वी आर वंस अगेन बैक टू आवर पीपीटी। पीपीटी में एनुअल रिटर्न के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसी के अंदर पार्ट 3 आता है बेसिकली डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेलमेंट एंड आईटीसी रिवर्सल। इसको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे किसके साथ, पार्ट 5 के साथ, जहां पे हम नेक्स्ट ईयर में जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में जो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप देखिए, एनुअल रिटर्न के अब हम आईटीसी रिवर्सल वाले एरिया को देखेंगे। दैट मींस टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 एंड 13। ये 5 टेबल्स अब हमें ध्यान में रखनी है कि इन 5 टेबल में क्या क्या डिटेल्स आएंगी। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपने 3B में इनपुट ले रखा होगा वो बाय डिफॉल्ट टेबल 6A में आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। दैट इज डिटेल्स ऑफ द आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फिर आता है टोटल अमाउंट। अब देखो, इनवर्ड सप्लाईज अदर देन द इंपोर्ट्स and inward supplies liable to RCM but it includes the services received from SEZ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हर तरह का इनवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट फॉर दी जो आपका रिवर्स चार्ज वाले इनपुट्स थे वो, या फिर जो इंपोर्ट्स थे वो, इनको यहाँ पे आप कंसिडर नहीं करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हर तरह के इनवर्ड सप्लाई आप यहाँ कंसिडर करोगे। प्लस अगर आपने कोई भी सर्विस ली है एसईजेड यूनिट से तो वो भी आपको यहाँ डालनी है। ध्यान देने वाली बात क्या, सर्विस ही लिखा गया, गुड्स नहीं लिखा गया। गुड्स कहाँ आएंगे वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके 3 बाइफर्केशन है, इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। पहले इनिशियली जब 2017 में हमें 2017 की 9 भरनी थी तो गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी कि आपको इन तीनों एरियाज में बाइफर्केट नहीं करना, आप कंप्लीट जो है इनपुट्स में ही डाल दो। लेकिन अब आपको क्या करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, आपको बाइफर्केशन करनी है किसकी, इनपुट और इनपुट सर्विसेज की। अगर आप कर देते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। तो इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज की आपको बाइफर्केशन करनी है। अगर आप कर देते हो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दी है कि कोई बात नहीं, आप इन दोनों का अमाउंट क्लब करके आप इनपुट्स में डाल दो। बट कैपिटल गुड्स तो आपको सेपरेटली बाइफर्केट करने पड़ेंगे, वहां कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। Then comes inward supplies received from the unregistered person liable to reverse charge। यानी अब जो रिवर्स चार्ज वाले आ जाते हैं, इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो बेसिकली अगर आप बात करो सेक्शन 9(4) में आ जाते हैं, ठीक है, ऑन विच द टैक्स इज बीइंग पेड एंड आईटीसी इज अवेल्ड, वो आपकी आ जाती है टेबल नंबर 6C में। फिर आता है इनवर्ड रिसीव फ्रॉम द registered person liable to reverse charge other than the B above on which the tax is being paid and ITC availed, वो आपका आ जाता है D में। सो आप C और D के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया, अब इन दोनों को कंबाइन करके C में ही डिटेल डाल दो। यानी आपको C और D में जो आपने अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेज करी जिसमें आपको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपको उसको बाइफर्केट करने की नीड नहीं है, आप एक ही जगह डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
इनपुट्स और कैपिटल गुड्स के केस में डेफिनेटली आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ आपकी बाइफर्केशन कंपलसरी है, सिर्फ इनपुट सर्विसेज के लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। देन कम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द सप्लाईज फ्रॉम एसईजेड, यानी एसईजेड से भी अगर आपने गुड्स लिए हैं तो वो आपके कॉलम ई में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन एसईजेड वाली नहीं आएंगी, ठीक है, वो एफ में आएंगी। क्यों? क्योंकि एसईजेड वाली ऑलरेडी आपके कॉलम बी में आ चुकी है। फिर आईटीसी रिसीव फ्रॉम आईएसडी आ जाएगा आपका, और फिर अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड, रिक्लेम जैसे सपोज करो आपने सप्लायर को पेमेंट करी नहीं थी, 180 डेज हो गए थे तो आपने आईटीसी रिवर्स किया। अब जब आप उसको रिक्लेम कर रहे हो तो आप उसको यहाँ पे एच कॉलम में आप उसको दिखा सकते हो जीएसटीआर 9 में। तो ये आपका टोटल हो जाएगा टेबल नंबर 6 का। मूविंग फर्दर, अब टेबल 6 में ही आगे क्या आ जाता है, ट्रांजिशनल क्रेडिट। इनिशियली जब 2017 में जब जीएसटी आया था तो आपने ट्रान 1 ट्रान 2 फॉर्म भरे थे, उसका अगर क्रेडिट था, ये पिछले साल के लिए बेसिकली है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना था, या कोई भी और अदर आईटी से, तो वो सारी डिटेल डाल के आप टेबल नंबर 6 को फिलअप करोगे। फिर आता है टेबल 7 क्या कहता है आपको, इनएलिजिबल जो आईटीसी है जो आपको रिवर्स करना था बेसिकली, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, रूल 37 वही 180 डेज का कंसिडरेशन की 6 महीना के अंदर अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है, वेंडर को। अगर आप नहीं करोगे तो आईटीसी रिवर्स करोगे। 39 किसके साथ डील करता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। 42 अगर आपने प्रोपोर्शनेट यूसेज ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। 43 कैपिटल गुड्स के प्रोपोर्शनेट यूज के लिए आ जाता है। 17 ब्रैकेट 5 जो सेक्शन है वो आपका ब्लॉक क्रेडिट हो जाता है। और अगर आपको ट्रान 1 या ट्रान 2 का क्रेडिट रिवर्स करना है तो वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। और एच में क्या आ जाएगा, आपके बाकी सारे रिवर्सल, बैंकिंग के या और सारे रिवर्सल जितने भी आएंगे। अब अगेन गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दी कि भाई कोई बात नहीं, माना इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, हो सकता है आपने नहीं अपने आप को अपडेट किया हो तो कोई बात नहीं, इतने सारे अलग तरह से आपको बाइफर्केशन नहीं देनी है रिवर्सल्स की, रादर आप एक ही बारी आप कॉलम एच में जो है बेसिकली आप रिवर्सल डाल सकते हो। लेकिन अगर ट्रान 1 ट्रान 2 का तो डेफिनेटली वो उसी रिस्पेक्टिव कॉलम में जाएगा, बट बाकी सारे क्लब कर दिए गए हैं, यानी ए से लेके ई तक क्लब करके वो टोटल आपका एच वाले सेगमेंट में आ सकता है। तो यानी यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दे दी है गवर्नमेंट ने। अब अगर हम आते हैं टेबल 8 पे, ये बहुत मेजर आ जाता है। ये बोलता है कि 2A, टेबल 8 के अंदर ए जो है आपका ए पॉइंट, वो बोलता है टेबल 8A आपका 2A जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम मैचिंग करा रहे हैं 2A की 3B के साथ जो इनपुट आता है, तभी हम लोग मिसमैच के नोटिस एक्सेट्रा निकालते हैं और इस तरह की इश्यूज आते हैं। तो 2A आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट होने के बाद क्या होगा, आपका जो टेबल 6 का सम आना है वो आपका आ जाएगा। अब 8C क्या कहता है, इन ITC on inward supplies other than the imports and inward supplies which are liable to reverse charge but it includes the services received from SEZ, वो आ जाएगा आपके पास। received during the 2021 but availed during April to September 2019, that means जो आपका आगे का एक्सटेंडेड पीरियड था उसमें जो आपने एडजस्टमेंट करी है वो यहाँ आ जाएगी। अगर आप देख सकते हो तो सिंपल सी बात देखो, 2A में आपका टोटल इनपुट आ जाएगा जो आपका बनता था उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का, अगर वो बाद में भी रिफ्लेक्ट किया ना तो वो भी यहाँ पे आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब टेबल बी में से 8B में आपने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जितना लिया वो आ गया। उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में अगर आपने कोई जो छूट गया था आपका आईटीसी वो अवेल किया तो वो आपका 8C में आ जाएगा। अब इन दोनों का बी और सी का सम अगर हम ए में से माइनस करेंगे तो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो 8D है वो 0 होना चाहिए। बट हो सकता है 2A में आपने ज्यादा क्लेम कर 2A में ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, या फिर हो सकता है हमने एक्चुअल में 3B में हमने ज्यादा ले रखा है। ठीक है, अगर 2A में ज्यादा आ रहा था तो मे बी ये हो सकता है कि वो मोटर कार एक्सेट्रा का ब्लॉक क्रेडिट हो, तो आप उसको कहां दिखा सकते हो, आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल यानी 8F में भी दिखा सकते हो इस तरह से। ठीक है, बट अगर आपका 3B में ज्यादा आ रहा था तो ये हो सकता है कि आईटीसी आपका अवेलेबल था बट आपने अवेल नहीं किया, मे बी फॉर एनी रीजन। तो इस तरह के आपके सिचुएशंस बैठ सकते हैं यहाँ पे। फिर मूविंग फर्दर, अब आप देखिए यहाँ पे आपका 12 और 13 बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। जैसे 10 और 11 टेबल आपके सप्लाई में मेजर रोल प्ले करते हैं, वैसे 12 एंड 13 आपके इनपुट में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। रीजन बीइंग ये क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में जो आपने एडजस्टमेंट करी, चाहे आपने रिवर्सल किया आईटीसी का या आपने क्लेम किया आईटीसी, वो दोनों डिटेल्स आप यहाँ पर डालने वाले हो। नाउ अब इसमें क्या ऑप्शनल है क्या नहीं है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे अपने अलग अलग केस स्टडीज पे। ठीक है, केस स्टडीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपने सिचुएशन को एनालाइज करके अपना ट्रीटमेंट डाल सकते हो।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या है कि भाई बुक्स में भी उतना इनपुट आ रहा है, 2A में भी उतना आ रहा है, 3B में भी उतना आ रहा है। आइडियल सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 6A में 100 डाल देंगे। 6A में बेसिकली 3B से ऑटो पॉपुलेट होकर 100 आएगा, B में हम डाल देंगे 100 और कोई हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। टेबल 8A में 2A में भी 100 रुपीज आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट 6 से आपका टेबल 6 से आपका 8B में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो आपका 100 रुपए दिखाएगा, यानी कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। दैट इज द परफेक्ट सिचुएशन, द आइडियल सिचुएशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब ITC इज एज पर बुक्स इज इक्वल टू 3B बट एक्सेस इन 2A में ज्यादा आ रहा है। हो सकता है कि कोई इनएलिजिबल आइटम हो, जैसे मोटर कार एक्सेट्रा जो मैंने परचेज करी जिसका मेरे को इनपुट लेना नहीं था, बट वो अब 2A में तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 6A में 100 आएगा, 6B में भी 100 आएगा, लेकिन 8A में तो 110 आएगा और 8B में मैं कहूंगी कि मेरे को तो क्लेम सिर्फ 100 रुपए करना है, तो डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास 10 रुपए का। अब वो डिफरेंस को मैं ये कह सकती हूँ कि मे बी वो अवेलेबल है बट वो मेरे लिए इनएलिजिबल है, मुझे नहीं लेना था वो, उसके लिए मैं एंटाइटल्ड ही नहीं थी, तो इस तरह से मैं बाइफरकेट कर दूंगी उसको। मूविंग फॉरवर्ड, केस स्टडी नंबर 4, यहां देखिए अवेलेबल इन बुक्स प्रेजेंट इन 2A बट क्लेम्ड लेस इन 3B। 3B में मैंने कम किया, पर आप ये देखिए कम क्लेम किया, लेकिन मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी जो एक्सटेंडेड टाइम था उसमें नहीं लिया, तो क्या मैं इनपुट ले सकती हूँ, नहीं ले पाऊंगी। तो अब आप देखिए 6A में 80 आएगा, 6B में भी 80 आएगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने 80 लिया और मैं इसको बढ़ा नहीं सकती हूँ। अब 2A में मेरा 110 आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट आएगा वो सॉरी बेसिकली 8A में जो 2A की फिगर्स आती है वहां पे आपका 110 का आ जाएगा अमाउंट। 8B में आपका 3B वाली फिगर उठ के जाएगी जो 80 रुपीज की। अब जो डिफरेंस आ गया वो आपका 30 रुपीज का है, वो 30 अगेन आपका अवेलेबल था बट आपने क्लेम नहीं किया, भूल गए उसको। क्यों? क्योंकि हमारी तो टाइम लिमिट होती है, अब हम अवेल करना भूल गए तो हम नहीं ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज मूविंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ITC अवेलेबल है आपके पास 20-21 में बट पार्शियली अवेल्ड इन 20-21 और बाकी रिमेनिंग इन 19-20, सॉरी बाकी यू हैव टेकन इट इन 21-22। ठीक है, सो देखिए बुक्स में आपका 110 आ रहा है, 2A में भी 110 आ रहा है, 3B में आपका 80 आपने एक बार ही लिया और 30 आपने बाद में लिया। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, टेबल 6A में 80 रुपीज दिखाओगे, 6B में भी 80 रुपीज दिखाओगे, यानी हमने 3B को इधर बेस लिया। ध्यान देने वाली बात है ये है, जैसे मैंने आउटपुट में आपको बताया था कि सप्लाईज के केस में आपको कब 3B को बेस लेना, वही सेम चीज यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। 80 रुपीज यहाँ दिखाओगे और टेबल 13 में आप दिखाओगे कि 30 रुपीज आपने लिए, क्योंकि आपने वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिए हैं एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में। 8A में आपको 110 रुपए दिखेगा, 8B में आपका 80 रुपीज रिफ्लेक्ट कर जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 8C में आप 30 रुपीज डालोगे और आपका डिफरेंस हो जाएगा 0। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद देखिए ITC नॉट अवेलेबल इन बुक्स, नॉट इन 2A, but wrongly we have taken it in 3B and did the reversal next year। मैंने 100 रुपए लिए और 100 रुपए मैंने रिवर्स भी कर दिए। तो अब आप देखो यहाँ पे टेबल नंबर 6A में 100 रुपए दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑटो पॉपुलेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3B में ले लिए थे। 6B में भी मुझे 100 दिखाने पड़ेंगे, बट टेबल 12 में क्यों? क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट कर दी उसकी 100 रुपए की, तो मैं वहां दिखा दूंगी। 8A में नहीं दिखाएगा, वो 0 अमाउंट दिखाएगा। 8B में मैं 100 दिखाऊंगी और 8C में मैं -100 करके उसके डिफरेंस को नलिफाई करके फिनिश ऑफ कर दूंगी। ठीक है, फिर आती है नेक्स्ट सिचुएशन जो कि है आपकी ITC बुक्स में है बट 2A में नहीं आ रही और 3B में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ ना अब थोड़ा सा डाइसी आ जाता है। अब 2A क्या लीगली आप बाउंड हो उसको फॉलो करने के लिए, इसके ऊपर तो बहुत सारे ऑनरेबल कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। जैसे ही डिसीजन आएगा बेसिस दैट इसका एक्चुअली डिसीजन हो पाएगा कि क्या 2A की लीगल वैलिडिटी है। ठीक है, बट अगर हम ये माने कि 2A में है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने सेक्शन 16 के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई विद किया है, जेन्युइन मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने परचेज करी है, मैंने टैक्स पे किया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करी, मैंने गुड्स रिसीव करे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बुक्स में भी 110 आ रहा है, 3B में भी 110 आ रहा है। तो आप देखिए क्या करोगे, टेबल 6 में बाय डिफॉल्ट 110 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि 3B में भी आपका वही आया और आपने लिया भी वही है। अब टेबल 8A में तो 0 आएगा, 8B में आपने 110 दिखा दिया और डिफरेंस आपका 110 है, तो वो डिफरेंस आप 110 ही रहने दीजिएगा, आप बाद में उसको जस्टिफाई करा सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो ये रिस्क, तो आपको फिर वो 110 का इनपुट भी आपको फॉरगो करना पड़ेगा। और एल्स आप क्या कर सकते थे, जब भी आपने आइडेंटिफाई किया कि आपने 3B में ले रखा था इनपुट पर 2A में नहीं आ रहा था, तो आपको फॉलो अप करना चाहिए था अपने वेंडर्स से जिन्होंने आपको सप्लाई किया, ताकि वो अपने GSTR1 में आपकी डिटेल्स को फाइल करें और वो अकॉर्डिंगली आपके 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करें।
सो दोस्तों ये पॉसिबल सिचुएशंस थी, केस स्टडीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को देखते रहिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज हो सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेगमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।